ये कहानी रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़े की है, जो घने जंगल में रहते थे, जहाँ पेड़, झाड़ियाँ और नदियाँ थीं। जंगल में हर तरह के जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन रानो और टुन्नू की जिंदगी मुश्किल भरी थी। दोनों गरीब थे, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वे खुले आसमान के नीचे रहते और बरसात के दिनों में तो हालत और भी खराब हो जाती थी। बरसात के मौसम में जब आसमान में काले बादल छा जाते और बूंद बूंद बारिश होने लगती, रानो और टुन्नू के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता। रानो एक छोटी सी चिड़िया थी, उसका दिल बड़ा था। वो हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती, लेकिन कई बार वो चुपचाप आंसू बहाती। टुन्नू उसे दिलासा देता, लेकिन उसकी भी आंखों में दुख साफ झलकता था। रानो, हम कब तक इस तरह बारिश में भीगते रहेंगे? काश हमारे पास भी एक छोटा सा घर होता जहाँ हम आराम से रह सकते। हाँ टुन्नू, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। हर साल यह बरसात हमारे लिए नई परेशानी लेकर आती है। टुन्नू की बातों से रानो का दिल और भारी हो जाता। उसे जंगल के दूसरे पक्षियों के घर देखकर जलन भी होती, लेकिन वो कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। वो सोचती, भगवान ने शायद हमारे हिस्से में यही जिंदगी लिखी है। दिन बीतते गए और एक दिन रानो जंगल की ओर उड़ान भरने निकली। वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि उसकी नजर एक छोटी सी नदी के किनारे पड़ी। नदी के पास ही एक बड़ा सा मछली घर था। यह मछली घर किसी बेजुबान मछली का नहीं, बल्कि पत्थरों और पौधों से सजी एक अद्भुत जगह थी। रानो की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, ये तो हमारे रहने के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ हमें बारिश से बचने की जगह मिल सकती है। वो जल्दी से वापस टुन्नू के पास गई और उसे सब कुछ बताया। टुन्नू, मुझे एक जगह मिली है। एक बहुत ही सुंदर मछली घर है नदी के पास। हम वहाँ रह सकते हैं। वहाँ कोई खतरा भी नहीं है और जगह भी सुरक्षित है। टुन्नू को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोला, रानो, क्या सच में? चलो मुझे भी दिखाओ। दोनों उड़ते हुए नदी किनारे पहुँचे और मछली घर देखकर टुन्नू की भी आंखें चमक उठीं। ये तो वाकई एक अद्भुत जगह है। अब हमें बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अपना घर बना सकते हैं। दोनों ने खुशी खुशी मछली घर के अंदर एक कोना चुना और वहाँ अपना छोटा सा घर बनाने लगे। दिन रात मेहनत करते, पेड़ पौधों से छोटे छोटे तिनके लाकर घोंसला बनाते। आखिरकार कुछ ही दिनों में उनका प्यारा सा घर तैयार हो गया। दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में खुशियाँ लौटने लगी, एक नई मुसीबत उनकी राह में खड़ी हो गई। जंगल में एक चालाक और क्रूर कौवा था, जिसका नाम था कालू। कालू को सभी जंगलवासी जानते थे। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को परेशान करता, उनके घोंसलों से अंडे चुरा लेता और उन्हें डरा धमकाकर अपनी बात मनवाता। जब कालू को पता चला कि रानो और टुन्नू ने नदी किनारे मछली घर में अपना घर बनाया है, तो उसकी ईर्ष्या और लालच जाग उठा। ये मछली घर तो एक बेहतरीन जगह है। मैं वहाँ रहूँगा और इन छोटी चिड़ियाओं को वहाँ से भगा दूंगा। अगले ही दिन कालू उड़ते हुए मछली घर पहुंचा। उसने रानो और टुन्नू को घोंसले में देखा और ठहाका लगाते हुए बोला, अरे ये छोटे छोटे चिड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह तुम्हारे जैसे कमजोर पक्षियों के लिए नहीं है। ये तो अब मेरी जगह है। रानो और टुन्नू घबरा गए। उन्होंने कालू से विनती की, कृपया हमें यहाँ से मत भगाइए। हमने बहुत मेहनत से यह घोंसला बनाया है। ये जगह हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कालू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह और जोर से हंसा। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि इस जगह पर कब्जा कर लिया। अगर कल तक तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से खदेड़ दूंगा। रानो और टुन्नू के दिल टूट गए। दोनों दुखी होकर घोंसले में बैठे थे। हम अब क्या करेंगे रानो? हमने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया और अब ये कालू हमें यहाँ से भगा देगा। रानो ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे। ये हमारा घर है। अगर हमें इसे बचाने के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर रानो जानती थी कि वे कालू जैसे ताकतवर कौवे से नहीं जीत सकते। कालू बड़ा, चालाक और शक्तिशाली था, जबकि वे छोटे और कमजोर थे। रात भर दोनों सो नहीं सके। उन्हें डर था कि अगली सुबह कालू आकर उनके घर को नष्ट कर देगा। सुबह होते ही कालू फिर से आ धमका। उसने घोंसले के पास बैठकर धमकी भरे स्वर में कहा, तुम लोग अब तक यहाँ हो। मैंने कहा था ना, ये जगह मेरी है। अब मैं तुम्हारा घोंसला तोड़कर तुम्हें यहाँ से भगाऊंगा।
कालू ने घोंसले पर झपट्टा मारा। राणो और टुन्नू ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। उसने उनके घोंसले को अपने पंजों से खरोंचते हुए तोड़ना शुरू कर दिया। राणो की आंखों में आंसू भर आए। मत तोड़ो हमारा घर कालू, हमने बहुत मेहनत की है। लेकिन कालू ने उनकी एक न सुनी और घोंसला पूरी तरह से तोड़ दिया। टुन्नू ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह कालू से लड़ने में असमर्थ था। आखिरकार दोनों ने हार मान ली और घोंसले के टूटे हिस्से को देखकर रोने लगे। कालू ने घमंड से कहा, देखा, ये जगह अब मेरी है। तुम दोनों जैसे कमजोर पक्षियों की यहाँ कोई जगह नहीं। अब जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। राणो और टुन्नू की दुनिया उजड़ चुकी थी। वे टूटे हुए दिल और बेजान आँखों के साथ वहाँ से उड़ गए। रानो, हमने सब कुछ खो दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता टुन्नू, शायद हमारे नसीब में यही था। हमें कहीं और जाकर फिर से नया घर बनाना होगा। दोनों ने जंगल में इधर उधर भटकना शुरू किया, लेकिन कोई भी जगह उन्हें सुरक्षित और आरामदायक नहीं लगी। हर जगह उन्हें कालू का डर सताता था। बारिश भी लगातार हो रही थी और दोनों भीगते हुए पेड़ की शाखाओं के नीचे छुपकर अपनी रातें गुजारते थे। दिन पर दिन गुजरते गए और रानो और टुन्नू की स्थिति और बदतर होती गई। उन्होंने कई बार कोशिश की नया घर बनाने की, लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी आ जाती। कभी बारिश की वजह से घोंसला टूट जाता, तो कभी जंगल के दूसरे जानवरों की वजह से उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती। आखिरकार एक दिन रानो ने थककर टुन्नू से कहा, शायद हमें इस जंगल में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। हम बस ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे। शायद तुम सही कह रही हो रानो। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आ पाएंगी। और इस तरह रानो और टुन्नू ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया। वे अब भी जंगल में थे, बिना घर के, बारिश में भीगते हुए और कालू की धमकियों से डरते हुए। उनकी कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर कभी कभी याद करते थे, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं हुई। उनका संघर्ष जारी रहा और उनका सपना, एक घर का सपना, अधूरा रह गया। बहुत समय पहले राणो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। राणो चिड़िया का पति खेती करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। उसी जंगल में जमींदार कालू सेठ भी रहता था। उसकी नजर गरीब और कमजोर पक्षियों की जमीन पर रहा करती थी। किसी न किसी बहाने वो उनकी जमीन हड़प लेता था। एक दिन जब टुन्नू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर कालू सेठ आता है और टुन्नू चिड़ा से कहता है, अरे ओ, इतने दिन हो गए, तूने अभी तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया। अब मैंने बहुत इंतजार कर लिया, बस अब और नहीं। ये लो कागज, इस पर अपना पंख लगा दो और ये खेत और जमीन मेरे नाम कर दे। तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुझे अपने खेत में काम भी दे दूंगा, जिससे तुझे और तेरे परिवार को भूखा मरना न पड़े। आप किस कर्ज की बात कर रहे हैं सेठ जी? मैंने कब आपसे कर्ज लिया है? मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं है। फिर मैं अपना खेत आपके नाम क्यों करूं? सुबह सुबह आप में चढ़ा रखी है क्या? जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है मेरे खेत में। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये देख, तेरे पंख का निशान लगा है इस कागज पर। तूने मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधार लिए हैं। मालिक, ऊपर वाले के लिए है, ऐसा जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। आप ऊपर वाले से तो डरिए। अगर आप मेरा खेत ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझ पर रहम कीजिए मालिक। वो सब मैं नहीं जानता। आज से ये खेत मेरा हुआ। तू चल भाग यहाँ से, नहीं तो मेरे आदमी तुझे मार कर इसी खेत में दफना देंगे। फिर तेरे परिवार का कौन ख्याल रखेगा? इसलिए अभी भी समय है, चला जा यहाँ से। टुन्नू चिड़ा क्या करता, बेचारा रोता हुआ घर वापस आ जाता है। उसकी ये हालात देखकर उसकी पत्नी रानो चिड़िया उससे कहती है, अजी क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ है, जल्दी बताइए, मेरा जी बैठा जा रहा है। रानो, उस कालू सेठ ने झूठे कर्ज की बात कहकर मेरा खेत हड़प लिया। मैंने अभी तक उससे कोई कर्ज नहीं लिया है। वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे? मैं अभी जाकर देखती हूँ। कोई फायदा नहीं रानो उसके पास जाने का। पता नहीं कहाँ से मेरे पंख के निशान वाला कागज है उसके पास, जिसमें लिखा है मैंने 50,000 रुपए उससे उधार लिए हैं। ये कहकर टुन्नू चिड़ा को ऐसा सदमा लगता है कि वो खाट पकड़ लेता है। ये सब देखकर रानो और गुड़िया घबरा जाती हैं।
बिटिया, तुम्हारे पापा की तबीयत आज बहुत खराब है। मैं डॉक्टर तोतराम को बुलाकर लाती हूँ। तुम यहीं अपने पापा के पास बैठकर उनका ख्याल रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया डॉक्टर तोताराम को बुलाने जाती है। तभी उसे एक जगह किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। रानो चिड़िया पास जाकर देखती है तो एक साधु बाबा बुरी तरह से घायल झाड़ियों के बीच पड़े करहा रहा था। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, मेरी मदद कर दो। तभी रानो चिड़िया जल्दी से उसके पास जाती है। बस बाबा, आप घबराइए नहीं, मैं आ गई हूँ। आपकी यह हालत किसने की बाबा? ये सब छोड़िए, मैं अभी आपको यहाँ से बाहर निकालती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रानो चिड़िया उस साधु बाबा को वहाँ से बाहर निकालती है। बाबा, आप ठीक तो है ना? अब बताइए, आपकी ऐसी हालत किसने की? बिटिया, एक शिकारी ने मेरी ऐसी हालत की है। झाड़ियों में छिपकर मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई है, वरना आज वो मुझे मार ही डालता। बिटिया, यहीं पास में मेरा घर है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मुझे मेरे घर तक छोड़ दो बेटा। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। क्यों नहीं बाबा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ाती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस घायल साधु बाबा को उसके घर तक पहुंचाती है और बाबा से कहती है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। मैं यहाँ पर डॉक्टर तोतराम को बुलाने के लिए आई थी। क्या हुआ बिटिया, तुम इतनी परेशान कैसे हो गई? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर रानो चिड़िया बाबा को सारा बात बताती है। बाबा, मेरे पति बहुत बीमार हैं, घर में इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। मैं सरकारी डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, तभी आपकी आवाज आई और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आ गई। अच्छा, सुनो बिटिया, तुम एक बहुत नेक दिल और दयालु चिड़िया हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरी जान बचाने के बदले में मैं तुम्हें ये जादुई लीची के बीज देता हूँ। इसे रात के अंधेरे में जब सब सो जाए तो अपने घर के आंगन में बो देना। अगले दिन लीची का पेड़ और लीची का घर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया वो बीज लेकर वहाँ से चली गई। फिर रानो ने ऐसा ही किया। रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद उसने अपने आंगन में वो लीची के बीज बो दिए। अगले दिन लीची के पेड़ और लीची का बना हुआ घर को देखकर वो बहुत खुश हुई और अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपनी बेटी गुड़िया को वहाँ लेकर आई। टुन्नू जी, गुड़िया, आप दोनों जल्दी से मेरे साथ आंगन में चले और देखें, हमारे आंगन में लीची का पेड़ उगा है और उसके साथ में लीची का घर भी है। फिर टुन्नू चिढ़ा और गुड़िया दौड़े दौड़े आंगन में आते हैं। अरे ये क्या रानो, यहाँ तो लीची का पेड़ और लीची का घर कभी था ही नहीं, पर अचानक ये सब कैसे हुआ? फिर रानो चिड़िया सारी बात उन्हें बताती है। तभी टुन्नू चिढ़ा एक लीची खाता है और लीची खाते ही उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। अरे रानो, ये लीची कोई मामूली लीची नहीं, बल्कि ये जादुई लीचियाँ हैं। ये सब तुम्हारी अच्छाई की वजह से हुआ है। जो बाबा ने खुश होकर तुम्हें ये जादुई लीची के बीज दिए, और ये लीची का घर कितना सुंदर है। सुनो पापा, आप ये सारी लीची को तोड़कर बाजार में बेच दो। इससे हमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और आपको काम ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर टुन्नू चिढ़ा अपने परिवार के साथ उस लीची के घर के अंदर जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है और इस घर के अंदर हमारे जरूरत की सारी चीजें मौजूद भी हैं। सच में ऊपर वाले ने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। फिर टुन्नू चिड़ा झटपट सारी लीचियों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। और फिर उस दिन के बाद से वो लीची बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घायलों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
हिमालय के जंगल में रानो नाम की एक अनाथ चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो पेड़ की डाल पर रहा करती थी। रानो चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो जंगल के पक्षियों के पास जाकर उनसे खाना मांग लेती थी। जंगल के पक्षी अपने घर का बासी खाना रानो को दे देते थे। गौरी आंटी, आप लोग हमेशा मुझे बासी खाना देते हो। बासी खाना खाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। दया करके आज आप मुझे ताज़ा खाना दे दीजिए। क्यों मरने से पहले तेरी माँ हमारे घर में राशन भरवा के गई थी क्या, जो हम तुझे ताज़ा खाना दे दें? अगर तुझे बासी खाना लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल। यह खाना मैं कुत्तों के सामने डाल दूंगी। नहीं नहीं गौरी आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप यह खाना मुझे दे दीजिए। उसके बाद वो गोरी कौवी रानो चिड़िया को कुछ बासी रोटियां और सब्जी दे देती है। फिर रानो चिड़िया खाना लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक शादी का मंडप तैयार दिखाई देता है। लगता है आज इस जगह कोई प्रोग्राम है। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो कुछ स्वादिष्ट खाना खाया जाए। ये कहकर रानो चिड़िया सबसे नजर बचाकर उस घर में दाखिल होती है। चारों तरफ मेहमान खाना खा रहे थे। इतनी भीड़ में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। फिर रानो अपने थैले में खाना डालने लगती है, लेकिन तभी कुछ पक्षियों की नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है। वो सभी पक्षी रानो चिड़िया को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसे धक्के देकर वहाँ से भगा देते हैं। मुझे खाना भी नहीं मिला, ऊपर से मेरी पिटाई भी हो गई। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रानो चिड़िया रोते हुए पेड़ की डाल पर चली जाती है। अगले दिन जब रानो चिड़िया जंगल के पक्षियों के पास खाना मांगने जाती है तो सभी पक्षी उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। कल तू भुल्ला सेठ के घर में खाना चुराने गई थी। हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है। हम तो तुझे अच्छी चिड़िया समझ रहे थे, लेकिन तू तो एक चोर में निकली। क्या पता कल तू हमारे घर में घुसकर कोई सामान चुरा ले। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तू ये जंगल छोड़कर चली जा, वरना तेरी बहुत पिटाई होगी। हम सब पक्षी अब तुझे इस जंगल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। रानो चिड़िया उन पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे जंगल से बाहर निकाल देते हैं। पक्षियों ने मुझे जंगल से भगा दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद रानो चिड़िया यहाँ वहाँ भटकने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख और प्यास से रानो का बुरा हाल था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी अचानक रानो को आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर अगले ही पल वहाँ एक परी हवा में उड़ते हुए वहाँ आ जाती है। वो अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ पर एक खूबसूरत फूलों का घर प्रकट कर देती है। मैंने ये जादुई फूलों के घर को हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब यह मेरा फूलों का घर गरीब पक्षियों की सहायता करेगा। मेरा यहाँ काम पूरा हो गया। उसके बाद वो परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया उस परी के सारी बातें सुन लेती है। मैं उस फूलों के घर के पास जाकर उससे मदद मांगती हूँ। उसके बाद रानो चिड़िया उस फूलों के घर के सामने जाकर उससे मदद मांगने लगती है। मुझे पता है उस परी ने तुम्हें यहाँ पक्षियों की मदद करने के लिए प्रकट किया है। हाँ, तुमने सही कहा। हमारा काम दुखी पक्षियों की सहायता करना है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। उसके बाद वो फूलों का घर वहाँ पर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देता है। अपने सामने स्वादिष्ट खाना देखकर रानो चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से उछल पड़ती है और जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। हमने तुम्हें पेट भर खाना खिला दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रानो दोबारा उस फूलों के घर के पास खाना मांगने जाती है। वो फूलों का घर इस बार भी उसके लिए खाना प्रकट करता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रानो चिड़िया को रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा था। फिर एक दिन रानो पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक उसके पास एक तोता आता है। सुनो चिड़िया, आज मुझे शहर के जंगल के लिए निकलना है। मुझे देर हो रही है, मैं खाना नहीं बना पाया। क्या तुम मुझे अपने पास मौजूद खाना दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये लो पैसे।
नहीं तोते भैया, आप ये खाना ऐसे ही ले जाइए। वैसे भी ये खाना मुझे जादुई फूलों के घर ने दिया है। वो पक्षियों की मदद करता है। शुक्रिया चिड़िया बहन, तुम बहुत नेक दिल चिड़िया हो। ये कहकर हरिया तोता वहाँ से वो खाना ले जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। जंगल में बारिश का मौसम आ जाता है। तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया के जंगल में बाढ़ आ जाती है। सब पक्षियों के घर और खाना बाढ़ के पानी में बह जाता है। सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। उनकी ये हालत देखकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। फिर वो फूलों के घर के पास मदद मांगने के लिए जाती है। जादुई फूलों के घर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे जंगल के पक्षी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उनके जंगल में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, जिसमें उनके घर और जमा हुआ खाना सब बह गया। वो पक्षी बहुत परेशान हैं। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर जादुई फूलों का घर अपने जादू से वहाँ पर बहुत सारे फूलों के घर प्रकट कर देता है। जाओ रानो चिड़िया, तुम उन पक्षियों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। फिर रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने जंगल में जाती है और पक्षियों से कहती है, पक्षियों तुम सब मेरे साथ चलो। तुम सबका यहाँ रहना ठीक नहीं है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पर रानो चिड़िया, हम सब पक्षी कहाँ रहेंगे? क्योंकि इतनी जल्दी घर बनाना आसान नहीं है, और भोजन वो कहाँ से मिलेगा हम सबको? तुम सब मेरे साथ चलो। ये कहकर रानो चिड़िया उन सब पक्षियों को फूलों के घर के पास ले आती है। उन फूलों के घर को देखकर वो सब पक्षी दंग रह जाते हैं। पक्षियों, ये फूलों का घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि ये जादुई फूलों का घर है। इसमें आप सबको भोजन भी मिलेगा। ये सुनकर वो सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये फूलों का घर तो बहुत सुंदर और बड़ा है। रानो चिड़िया, हम पक्षी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। हम पक्षी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, उसके बावजूद तुमने हम पक्षियों की मदद की। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक मोर भी रहता था। वो जंगल में अकेला मोर बचा था। बाकी मोर दूसरे जंगलों में चले गए थे, पर उसे यह जंगल बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो इसी जंगल में रहता था। और जब बारिश होती तो वो बारिश में बहुत नाचता। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर मोर बहुत खुश हुआ और अपने आप से बोला, अरे वाह, कितना मजा आ रहा है बारिश में। मैं तो चाहता हूँ रोज ऐसी ही बारिश हो। बारिश में नाचने का अलग ही मजा होता है। दिल खुश हो जाता है ऐसी बारिश में नाचकर। वहीं दूसरी तरफ बारिश से जंगल में रहने वाले पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर 2 दिन बाद बहुत तेज बारिश हो जाती थी, जिस वजह से उनके घरों में पानी भर चुका था। और वो सब पक्षी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे, और इसीलिए वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हुए और पक्षियों की मीटिंग बिठाई। अरे भाइयों, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह बारिश हर 2 दिन बाद हो जाती है। मैं तो इस रोज रोज की बारिश से तंग आ गया हूँ। न खाना खा पा रहे हैं, न काम पर जा पा रहे हैं। कालू भैया, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर हम पक्षी इन सब में क्या कर सकते हैं? ये बारिश करना हमारे हाथ में थोड़ी है। ये तो बादलों का काम होता है। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसलिए अगर हमें ये सब रोकना है तो हमें बादलों से बात करनी चाहिए कि वो इतनी बरसात ना करें, क्योंकि इस तरह तो हमारा जंगल नदी में बदल जाएगा। अरे रानू बहन, कालू, ये सब बादलों का दोष नहीं है, बल्कि इसमें मोर भी शामिल है। क्या मोर? मैं कुछ समझी नहीं हरिया भैया। मोर कैसे? अरे जब वो नाचता है तभी तो पानी बरसता है। अगर वो नाचे ना तो पानी भी नहीं बरसेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो हम लोग मोर से बात करते हैं और उन्हें समझाएंगे कि अगर उसे यहाँ रहना है तो नाचना छोड़ दे, वरना उसे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। और यह कहकर कालू कौवा और हरिया तोता मोर के पास पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर मोर बहुत खुश हुआ। अरे भाइयों, क्या बात है? तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? सुनो मोर, हम तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम नाचा मत करो, क्योंकि तुम्हारे नाचने से हमें बहुत परेशानी होती है। पर क्यों भाइयों, तुम्हें क्या परेशानी होती है? बल्कि परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि नाचता तो मैं हूँ। तुम्हारे ऊपर कौन सा बोझ पड़ता है? यह सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मोर को समझाने आए थे, पर उल्टा मोर ने उन्हें ही समझा दिया और वो वहाँ से चले गए। उन
उन दोनों को इस तरह गुस्सा देखकर मोर काफी हैरान हुआ, पर उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद वह दोनों पक्षियों के पास वापस आए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो बादलों के पास जाएंगे और बादलों से ही बात करेंगे, क्योंकि अब बादल ही कुछ कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों बादलों के पास जाते हैं। बादलों के पास पहुँचने पर बबलू बादल ने कालू से कहा, क्यों कालू कौआ और हरी तोता यहाँ पर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे। बबलू बादल, हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप इतनी बारिश ना कीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे घर खराब हो गए हैं। कालू, पर बारिश तो जरूरी है, और यदि बारिश नहीं होगी तो जंगल सूख जाएगा और फिर तुम पक्षियों के पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता बबलू बादल, बस तुम बारिश मत करो, क्योंकि बारिश की वजह से हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हमने मोर से भी मना किया है, अब वो नाचेगा नहीं। पर मुझे तो उसका नाचना बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो मोर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो हम चलते हैं, बस हमारे ऊपर थोड़ी मेहरबानी कीजिए। फिर कालू और हरिया तोता वहाँ से चले आए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोर बहुत खुश था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी पक्षी फिर से इकट्ठा हुए और कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, पक्षियों, अगर बारिश रोकनी है तो हमें जंगल से मोर को निकालना ही पड़ेगा, तभी बारिश बंद होगी। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? मोर के जाने से बारिश क्यों बंद होगी? क्योंकि उन बादलों ने मुझे बताया था कि मोर उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर वो चला गया तो वो बादल भी उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए हमें इस जंगल से मोर को निकालना चाहिए। कालू, ये तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर वो चला गया तो फिर बारिश कभी भी नहीं होगी, और यदि बारिश नहीं हुई तो फिर हमारे पेड़ पौधे हरे कैसे रहेंगे? वैसे भी बारिश के मौसम में तो बारिश होती ही है। तुम लोग इतना परेशान मत हो। सुनो रानो चिड़िया, तुम उस मोर की तरफदारी कर रही हो। अगर तुमने ज्यादा उसकी हिमायत ली तो हम तुम्हें भी इस जंगल से निकाल देंगे। यह सुनकर रानो चिड़िया शांत हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा घर